हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी पर्सनल है एंड काफ़ी डिफरेंट है। इस जर्नी के बारे में मेरे और मेरे हस्बैंड के सिवाय किसी को भी नहीं पता है एंड मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी इनफर्टिलिटी जर्नी की कहानी। जब किसी की शादी होती है, शादी के 1 डेढ़ साल बाद सबकी यही क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाती है कि आप बेबी कब प्लान कर रहे हैं। मेरे केस में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट थी क्योंकि मेरे हस्बैंड एक मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं एंड साथ ही साथ वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे। तो इनिशियली जब हमारी शादी हुई थी उसी दौरान ही मतलब शादी के 3 महीने में ही उन्होंने अपना पीजी का कोर्स ज्वाइन किया था जो 3 साल का होता है। एंड उस समय काफ़ी हेक्टिक रहता है। हमने कभी भी उस टाइम बेबी के बारे में कभी प्लान क्या सोचा भी नहीं था, कोई डिस्कशन था भी नहीं। हमें था कि 3 साल के बाद ही जो हमको सोचना है वो सोचेंगे। बट 3 साल के बाद जैसे मैंने बताया मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी ट्रांसफ़र एक ऐसे जगह पे हो गई जहाँ पे मैं नहीं जा सकती थी। साथ ही साथ हो गया कोविड-19 एंड गलवान भी उसी समय हुआ था। तो मेरा जाना भी पॉसिबल नहीं था एंड वो स्टेट ऑफ माइंड में आप कभी भी फ्यूचर एंड फैमिली के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। और क्योंकि अगर आप नहीं जानते हो, मैं आपको ये भी बता दूँ, मुझे क्रॉनिक बैक पेन का इशू है। मेरा L4 डिस्क प्रोट्रूड है जिसके वजह से बीच बीच में मुझे साइटिका पेन भी होता है एंड मेरी मेडिकेशन होती है, पेन किलर्स मैं खाती थी उस समय और साथ ही साथ मैं इंजेक्शंस में भी थी। तो आप सोच सकते हो कि उस जर्नी में आप अकेले रह के आप बेबी प्लान नहीं कर सकते हो। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी था कि मेरे हस्बैंड का मेरे साथ में रहना। तो अगेन ये हमारा पहला कुछ साल तो इसी में ही चला गया। ये पोस्टिंग के बाद मेरे हस्बैंड और हमारी ट्रांसफ़र हो गई गोवा, जहाँ पे हम लोग साथ में रहे। इनिशियली 1 साल में भी स्ट्रगल हुआ था क्योंकि हमारे लिए कम्प्लीटली एक नया जगह था, एक नया एनवायरनमेंट था। हमें एडजस्ट करने में भी टाइम लगा एंड उस समय भी मेरे हस्बैंड के बहुत सारे ऐसे कोर्सेस आ रहे थे, ड्यूटीज़ आ रहे थे, तो 1 साल वहाँ पे भी बीत गया। तो ये करते करते हम पहुँच गए 2023 के स्टार्टिंग में, जहाँ पे मेरे तरफ से ये सवाल और ये निकला कि अब हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और बायोलॉजिकल क्लॉक भी मेरा हिट हो रहा है। तो इट्स बेटर कि जितना जल्दी हम प्लान कर सके उतना ही अच्छा है। तो जब हम बेबी प्लान करते हैं तो ऑफ कोर्स आप एक नॉर्मल गायनेक के पास जाएंगे या फिर अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो क्योंकि मैं कोई गायनेक के पास नहीं गई थी क्योंकि अल्ट्रासाउंड से ही सारी चीज़ें पता चलेगी, तो मेरा एक नॉर्मल इनफॉर्मल सा एक अल्ट्रासाउंड हुआ था। अराउंड 2022 में ही ये हो गया था। तो उस समय मेरा कोई भी ऐसा इशू नहीं था, ना मुझे पीसीओडी था, ना मुझे कोई फाइब्रॉइड्स थे, ना मुझे थायराइड था। तो एक ग्रीन सिग्नल की तरह वो भी था। तो हमने सोचा कि चलो अब 2023 से ही हम लोग प्लान करना स्टार्ट करेंगे। आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप एंड एक एज होता है 35 ईयर्स तक, आप 6 मंथ्स टू 1 ईयर आप ट्राई करते हो। अगर सक्सेस नहीं होता है तभी आपका जो भी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट होती है। और हमने भी यही चीज़ सोचा, हम ट्राई कर रहे थे, पर उस दौरान भी मेरी सिचुएशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आफ्टर लाइक 1 to 2 मंथ्स मुझे अगेन सीवियर बैक पेन स्टार्ट हो गया। इतना ज़्यादा सीवियर था कि मुझे साइटिका पेन हो रहा था जिसकी वजह से ना मैं चल पा रही थी, ना मैं लॉन्ग टाइम खड़े हो पा रही थी, ना मैं लेट पा रही थी। तो वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक पेन हो रहा था। अगेन मैं मेडिकेशन में रही और पेन किलर्स ही खा रही थी एंड फिजियोथेरेपी भी मेरा स्टार्ट हो गया था। तो आप सोच सकते हो कि आप सही माइंडसेट में रहते नहीं हो और ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो वो मेरा अगेन 1 डेढ़ महीना वही चीज़ सारे चलते गए और बाकी बहुत सारे मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया था। बट उस समय एक चीज़ मेरे साथ ये भी हो रही थी कि मेरी पीरियड जो आम तौर पे बहुत रेगुलर होती है, जैसे अगर मेरा फर्स्ट को डेट है तो मेरा फर्स्ट को ही होगा या फिर 31 या 38 को, कभी 2 तारीख तक नहीं जाता था। क्योंकि अब मैंने जैसे बताया मेरे को कोई भी इशू नहीं था, ना पीसीओडी था, ना थायराइड था। तो वो चीज़ें मैं पैटर्न नोटिस कर रही थी कि 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता ऐसे डिले होते जा रहा था।
तो ये मैटर ऑफ कंसर्न था कि अब क्यों हो रहा है, जब हम प्लान कर रहे हैं अब क्यों हो रहा है। एंड क्योंकि मैं मेडिकेशन में थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बिकॉज ऑफ दैट रीजन या बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ये हो रहा है। तो ये करते करते अराउंड हम लोग जुलाई अगस्त के टाइम में मैंने डिसाइड किया कि लेट्स ट्रीट माय बैक पेन पहले, क्योंकि ये अगर नहीं ट्रीट होगा तो इफ आई कंसीव उसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप मेडिसिन तो खा नहीं सकते हो एंड आपको प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स, पेन और बैक पेन ये सारा चीज़ नहीं हो सकता। तो पहले हम बैक पेन को ही ट्रीट करते। तो अगेन वही फिजियोथेरेपी चल रही थी। इवन उस समय हम डिसाइड भी किए थे कि ऑपरेट ही कर लेते हैं, बैक पेन का जो होता है सर्जरी वो कर लेते हैं एंड उसके बाद ही आगे सोचेंगे। बट जब तक मैं सर्जन के पास गई उस समय तक मेरा जो साइटिका पेन था वो काफ़ी कम हो गया था। तो यही सजेशन मिला कि अगर आप योगा कंटिन्यू कर रहे हो तो थोड़ा बहुत पेन रिलीफ हो जाएगा, बट अभी आप अगर ऑपरेशन ना कराओ तो ही बेटर है, क्योंकि उसे हील होने में भी टाइम लगता है एंड सर्जरी भी ऐसा नहीं है, बैक पेन का जो सर्जरी होता है वो कंप्लीट रिलीफ तो मिलता भी नहीं है, तो थोड़ा अवॉइड करना ही ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिजियोथेरेपी से काफ़ी हद तक कम हो चुका है, योगा वगैरह करने से शायद ये पेन थोड़ा कम हो जाए और चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो ये सारा हमने जो सर्जरी का प्लान था वो ड्रॉप किया एंड सितंबर हो गया था ऑलमोस्ट। आप सोचोगे ऑन एंड ऑफ करके 6 मंथ्स तो पार हो गई थी और मैं सोची कि चलो अब गायनेक को दिखाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा ये जो डिले पीरियड हो रहा है वो मैटर ऑफ कंसर्न हो रहा है। तो हम लोग पहले गायनेक के पास गए। तो जब गायनेक के पास आप जाते हो तो पहला फॉलिकल स्टडी होता है, जहाँ पे आपको हर अल्टरनेट डे में बुलाया जाता है। टीवीएस स्कैन होती है, ट्रांसवेजाइनल स्कैन, जहाँ पे फॉलिकल कितना बड़ा हो रहा है और कब रप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी एक फॉलिकल स्टडी होती है एंड ये आपके पीरियड साइकिल के सेकेंड डे से स्टार्ट होता है। तो हमारा करीबन सितंबर एंड अक्टूबर के टाइम में ये हुआ और तब हमें पता चला कि फॉलिकल तो है, ग्रो भी हो रहा है एंड रप्चर होने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट इट्स ओके, एग्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो साइकिल गया। नेक्स्ट साइकिल अगेन उस साइकिल में भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया नहीं था, तो नेक्स्ट साइकिल फिर हम गए वापस से और मेरा उस समय लेट्रोजोल का साइकिल किया गया, क्योंकि मेरा रप्चर टाइम पे नहीं हो रहा था। तो लेट्रोजोल एक ऐसा मेडिसिन है जहाँ पे मेडिसिन खा के आपको जो फॉलिकल होता है वो बड़ा किया जाता है एंड टाइमली रप्चर हो जाए। एक हेल्दी बॉडी में ओवुलेशन जो डे होता है, रप्चर का डे होता है, वो 14 से 15 के अंदर होगा, आपके पीरियड साइकिल से 14 से 15 दिन बाद। पर मेरा हो रहा था 17 के बाद, वो कभी कभार 21वां दिन, 22वां दिन ऐसे हो रहा था। तो अगेन फाइंडिंग्स में ये भी मिला कि मुझे पीसीओडी है, तो पीसीओडी का भी मेडिसिन स्टार्ट हो गया एंड साथ ही साथ में लेट्रोजोल का भी साइकिल करना स्टार्ट की। यही पैटर्न था, जब आप पीसीओडी होता है ना तो आपका साइकिल थोड़ा सा इधर उधर होता है। मेरा पीसीओडी का मेडिसिन स्टार्ट हुआ एंड साथ ही साथ वही साइकिल में हमने लेट्रोजोल का भी मेडिकेशन लेके फॉलिकल स्टडी करना स्टार्ट किया। जब मैं फॉलिकल स्टडी मेरा चल रहा था उस समय अगेन फॉलिकल बढ़ रहा था। मैं नहीं बोलूँगी 14-15 डे में रप्चर नहीं हुआ था, 17th डे में रप्चर हुआ था, बट वो फॉलिकल मेरे गायनेक को दिखा नहीं। साइज बड़ी हो गई, अराउंड 18 mm का साइज हो गया था, बट ऑल ऑफ सडन वो गायब हो गया। तो माइंड में थोड़ी डाउट होती है। अब ये सारा जो स्कैनिंग होता है वो एक अलग स्कैन होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चलता है। तो उन्होंने यही बोला कि चलो ठीक है, आप नेचुरली ट्राई करो, लेट्स सी, अगर नहीं होता तो आगे हम दूसरा प्रोसेस करेंगे। अगेन हमने नॉर्मली ट्राई किया, कोई सक्सेस था नहीं, बट मुझे अगेन उस समय साइकिल नहीं आया, मतलब ऑलमोस्ट 45 डेज हो गए थे मुझे पीरियड नहीं आया था। तो हम फिर वापस गायनेक के पास गए, उन्होंने मेडिसिन दिया जिसके वजह से सेम डे ही मेरा पीरियड आ गया। बट अगेन आप देख सकते हो कि चीज़ें कितनी ऑफ बिट जा रही थी एंड उन्होंने कहा कि इसके बाद होता है HSG टेस्ट होता है, जहाँ पे आपका फैलोपियन ट्यूब खुला है कि नहीं इस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। उस समय ऑलमोस्ट हम लोग 2023 के दिसंबर आ गए थे और हमारा ट्रांसफ़र वापस से दिल्ली हो चुका था।
तो अब मुझे जितना याद है इट वॉज December 15 और हम December 30 को दिल्ली आ रहे थे। तो और मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगेन आप शिफ्टिंग के दौरान ये सारी चीजें तो कर नहीं सकते हो, और मैं भी काफी मतलब उस साल बीमारी से ही जूझ चुकी थी और परेशान हो चुकी थी। तो हमने बोला कि चलो दिल्ली में ही सारा चीज करेंगे, अब यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो मेरा गोवा में लेट्रोजोल के साइकिल के बाद 45 डेज का डिले हुआ, जिसके वजह से मैं मेडिसिन खाई एंड मेडिसिन से साइकिल आ गया एंड हमने वहां पे गोवा में स्टॉप करके दिल्ली यहाँ मूव हो गए। दिल्ली में आने के मैं बोलूँगी 4-5 दिन के बाद ही मैं हॉस्पिटल जाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि अब मुझे ज़्यादा डिले नहीं करना था और 2024 था, मुझे लगा नया साल है तो नए तरीके से स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले वही मैं जब दिल्ली में यहाँ हॉस्पिटल में दिखाई तो मुझे वही बोला गया कि हम HSG का ही एक स्कैन मतलब ये होता है प्रोसेस, वही करते हैं, लेट्स सी ट्यूब ब्लॉकेज है या क्या है, वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और ये HSG जो होता है वो पीरियड के सेकेंड डे में ही होता है। अब अगर आप बाहर में दिखाते हैं, प्राइवेट में दिखाते हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं कि आपको एनेस्थीसिया में ये करेंगे, ठीक है। पर मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा रही थी, यहाँ पे एनेस्थीसिया का ऐसा कुछ नहीं था। पेन किलर आपको देते हैं, मेडिकेशन होता है, टैबलेट देते हैं, 2 दिन का होता है एंड जो प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आपको एक इंजेक्शन दे देते हैं, तो आप थोड़ा सा पेन किलर की तरह काम करता है एंड आपको बहुत अच्छे से बता दिया जाता है कि ये प्रोसेस में थोड़ा सा पेन होता है। तो वो HSG का प्रोसेस क्या होता है, आपको वजाइना के थ्रू आपका इंक पास किया जाता है और उसका एक्सरे लिया जाता है। अगर आपके ट्यूब्स खुले हैं तो एक्सरे में पता चल जाएगा, लिक्विड जो होता है, इंक जो होता है, वो आपके दोनों फैलोपियन ट्यूब में पास हो जाएगा। अगर ब्लॉकेज है तो एक में ब्लॉकेज होगा तो वो भी पता चल जाएगा, नहीं है तो वो भी पता चल जाएगा। तो वो प्रोसेस सच में बताऊं तो पेनफुल ही था। आपको कोई पेन किलर काम नहीं करता है, पर ऐसा था कि आप बेयर कर सकते हो, ठीक है। मैंने काफी वीडियोस भी देखे थे उसके बारे में, बट प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट में ऐसा था कि मेरा जो लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब है उसमें ब्लॉकेज है, बट राइट इज वेरी गुड, मतलब अच्छी कंडीशन में है। चलिए ठीक है, जैन के टाइम में हमने इसका फाइंडिंग्स हुआ एंड उसके बाद जब मैं अपने रिपोर्ट लेके गायनेक के पास गई तो उन्होंने कहा कि देखो आपका राइट का तो बहुत अच्छा कंडीशन में है, वी कैन गो फॉर IUI। IUI एंड IVF में क्या डिफरेंस होता है? IVF में आपको पेट में इंजेक्शन लगती है, जो अगेन एक पेनफुल प्रोसेस है। हार्मोनल इंजेक्शन लगेगी, फॉलिकल बढ़ाया जाता है, फिर आपके बॉडी से एग्स को निकाला जाता है, यहाँ पे मेल सीमेन को निकाल के बाहर में फर्टिलाइज करके आपके बॉडी में यानी कि यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। IUI में क्या होता है, सेम पेट में हार्मोनल इंजेक्शन लगती है और आपके एग्स को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके ओवुलेशन वाले डे में मेल सीमेन को मैनुअली ट्रांसफर किया जाता है, एक इंजेक्शन जैसा आता है, पेनफुल नहीं है पर डिस्कम्फर्ट बहुत लगता है एंड उसे आपके ओवुलेशन डे में ट्रांसफर किया जाता है। अब आप बोलोगे कि IVF पेनफुल होगा, IUI पेनफुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको पेट में इंजेक्शन पड़ती है तो वो पेनफुल होता है एंड मेरे केस में ऐसा था कि मुझे हर दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता था और पेट में इंजेक्शन लगा के आना पड़ता था। आप सोच सकते हैं कि वो एक स्ट्रेसफुल हो जाती है, पेट में इंजेक्शन भी पड़ रहा है, हार्मोनल इंजेक्शन भी हो रहा है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, पेट में दर्द होता है, वो सारी चीजें तो होती है। तो ठीक है, मैं रेडी हो गई कि ये साइकिल मुझे करना है। जब हम सब कर ही रहे हैं तो ये सारे प्रोसेस तो हमको करना है एंड जब आप इस जर्नी में होते हो आप अपने डॉक्टर को कंप्लीटली ट्रस्ट करना ही चाहिए, जो वो बोल रहे हैं उसी के हिसाब से करना चाहिए। यू डोंट नो कि सक्सेस रेट क्या होगा एंड क्योंकि आप देख सकते हो कि मेरे लिए सारा चीज ना एक सरप्राइज पैकेज के साथ था। पहले कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और मैं कहाँ पे आके पहुंच चुकी हूँ। फिर उसके बाद 5 के टाइम में मेरा IUI का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जहाँ पे मैं एवरीडे जाके इंजेक्शन लगा रही थी। इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी मेरा 17 डे तक मेरा जो फॉलिकल है वो रप्चर नहीं हुआ था, जिसके लिए मुझे अगेन ट्रिगर शॉट भी मिला, जो रप्चर होने के लिए काम आता है। ट्रिगर शॉट देने के बाद आपको अगेन 1 to 2 days वेट करना पड़ता है, उसके बाद आपका जो ओवुलेशन डे होगा उस समय सीमेन ट्रांसफर होगा। तो आगे ट्रिगर शॉट लगने के बाद नेक्स्ट जब मैं गई तो पता चला कि ओवुलेशन है, फॉलिकल सही साइज का बड़ा है एंड
आपका अभी ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र होने के बाद आपको बोला जाता है 20 डेज़ वेटिंग पीरियड होता है, 15 टू 20 डेज़। उसके साथ साथ मुझे प्रोजेस्टेरॉन का मेडिसिन भी मिला था। प्रोजेस्टेरॉन खाने से आपका यूट्रस काफ़ी सिक्योर्ड हो जाता है, आपका ब्लीडिंग नहीं होगा, जैसे पीरियड में ब्लीडिंग होती है वो नहीं होगा। इफ़ इन केस पॉजिटिव रिजल्ट है तो उसे सिक्योर करने में हेल्प करता है। बट अगेन प्रोजेस्टेरॉन लेने के बाद थोड़ी सी साइड इफेक्ट भी होती है, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, आप रात को बार बार उठ के वॉशरूम जाते हो, नींद आपकी कंप्लीट नहीं होती है। एंड जब आप ये सारी चीज़ें करती हो तो आपके मन में भी एक उम्मीद आ जाती है कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, हम उम्मीद करने लगते हैं, हमारे मन में होप आने लगता है। पर अगेन कुछ ऐसा था नहीं। 20 डेज़ के बाद जब मैंने टेस्ट किया, सेम नेगेटिव रिजल्ट था। और उसके बाद क्योंकि मैं प्रोजेस्टेरॉन ले रही थी इसलिए मुझे पीरियड आया भी नहीं था। तो जब मैं अगेन वापस हॉस्पिटल गई और मुझे सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन मेडिसिन बंद करने क्या बोला गया। जब आप प्रोजेस्टेरॉन मेडिसिन बंद करते हो तो आपको 2-3 दिन में ही ऑटोमेटिकली आपका साइकिल आ जाता है। एंड उसके बाद अब क्या नेक्स्ट, आईयूआई भी हो गया, मेरे को पता चल गया मेरा फैलोपियन ट्यूब लेफ्ट वाला भी ब्लॉकेज है। तो अगेन उसके बाद मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, जो टीवीएस अल्ट्रासाउंड होता है। उस समय थोड़ा सा अगेन नया फाइंडिंग्स पता चला। वो फाइंडिंग्स था कि मुझे हाइड्रोसेल्पिंग्स है। अभी हाइड्रोसेल्पिंग्स क्या होता है, जब आपकी ट्यूब ब्लॉक होती है तो पानी उसमें अगर जम गया है उसे हाइड्रोसेल्पिंग्स बोला जाता है। मेरे केस में पानी जम रहा था, ये पहले नहीं था, अचानक कहाँ से सारी चीज़ें हो रही थी। एंड उसको ट्रीट करना और या फिर उसके बारे में अच्छे से जानना, उसके लिए प्रोसेस होता है डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी। अब लैप्रोस्कोपी का मतलब ये है कि आपका एक छोटा सा सर्जरी होगा जहाँ पे आपके बॉडी में यानी कि पेट में 3 कट्स लगेंगे। एक में कैमरा जाएगा जिससे पता चलेगा कि आपके ऑर्गन्स में क्या दिक्कत है, और उसके बाद देन एंड देयर ही ट्रीटमेंट होती है। मैं एक ऐसी प्राणी हूँ जिसका मतलब मेडिसिन खाना इतना पसंद नहीं है, और मुझे कभी जो होता है ना आईवी वो भी नहीं लगा था। तो आप सोच सकते हो मैं यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ कि मेरा सर्जरी होने वाला है। सो आई वॉज नॉट रेडी और मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं थी इस बारे में। बट क्योंकि मेरे हस्बैंड एक सर्जन है तो मुझे चीज़ों के बारे में समझाना और प्रिपेयर करने में थोड़ा सा मदद मिला मुझे, और कहीं ना कहीं मैं रेडी हो गई। आफ्टर लाइक एक दिन में मैं रेडी हो गई कि नहीं, अब जब हम सब कर ही रहे हैं तो ये भी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब हर मंथ नेगेटिव रिजल्ट देखते हो तो आपके मन में रहता है कि कुछ भी करके पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, जो भी ट्रीटमेंट करना है कर दीजिए। और मेरा ऐसा था कि कोई वेटिंग पीरियड ज़्यादा नहीं था, मुझे 1 वीक में ही एडमिट होके मेरा सर्जरी करना था। तो अगेन ये भी मैं बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड काफ़ी बिजी रहते हैं, क्योंकि हम जो दिल्ली में भी आए हैं वो भी एक अपना कोर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। आधे से ज़्यादा जर्नी जो मैं आपको अभी तक बता भी दी हूँ दिल्ली आने के बाद, वो ऐसा था कि मैं अकेले जाके कर रही थी। उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता था कि वो मेरे साथ चले। इवन ये जब लैप्रोस्कोपी का भी जब मेरा एडमिशन करना था, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना था, वो मैं खुद जाके अपने आप को एडमिट करके सारा जो प्रोसीजर होता है, जो पहले टेस्ट वगैरह होता है, वो सारा चीज़ मुझे अकेले ही करना पड़ा। तो आप बोल सकते हो कि हिम्मत हमेशा रखनी चाहिए, यही होता है कि आप सिर्फ करते जाओ, लेट्स सी क्या रिजल्ट होता है। तो अराउंड अप्रैल की फर्स्ट वीक का ही टाइम था जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मुझे डेट मिल गया कि इसी दिन में सर्जरी होगा, और वही है कि आपको एक दिन पहले एडमिट होना है और नेक्स्ट डे मेरा सर्जरी था। वो भी अगेन एक बहुत ही लंबी कहानी है, और उसका हीलिंग प्रोसेस भी अगर आपको जानना है तो आप बता सकते हो, मैं उसका भी अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें इतने डिटेल में बताऊंगी ना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं इन डेप्थ पे आपके साथ हर चीज़ शेयर करूंगी। तो जब मेरा लैप्रोस्कोपी हुआ तो मुझे बोला गया था कि आपका हिस्ट्रोस्कोपी भी होगा। हिस्ट्रोस्कोपी ये होता है कि आपका वजाइना के थ्रू भी अच्छे से चेक कर लेते हैं कि कोई फाइब्रॉइड्स वगैरह या और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब मेरे पेट में भी कट हुआ था एंड मेरे वजाइना के थ्रू भी सर्जरी हुआ था। मुझे बोला गया था कि ये छोटा सा सर्जरी है, बट जब मेरा सर्जरी हो गया तब मुझे पता चला ये कोई छोटा सर्जरी नहीं था।
मेजर सर्जरी है, क्योंकि मेरा जो लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब में जो ब्लॉकेज था, जो हाइड्रोसेल्पिंग्स था, उसे कट करके निकालना पड़ा, क्योंकि वो पानी जमना अच्छी बात नहीं होती है। इफ इन केस भी अगर आप फ्यूचर में कंसीव करते हो तो अबॉर्शन का भी चांसेस होता है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो वो फैलोपियन ट्यूब को रिमूव किया गया। आई वॉज लेफ्ट विथ राइट फैलोपियन ट्यूब। थर्सडे को मैं एडमिट हुई थी, फ्राइडे को मेरा सर्जरी हुआ था, सैटरडे संडे मुझे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। अगर आपकी कोई फाइंडिंग्स नहीं है तो बहुत सारे केसेस में मैंने ये भी देखा है कि आपको सेम डे ही डिस्चार्ज कर देते हैं या नेक्स्ट डे कर देते हैं, बट क्योंकि मेरी थोड़ी सी चीज़ें काफ़ी बड़ी हो गई थी और मेजर था, इसीलिए मुझे 2 दिन एडमिट रहना पड़ा। एंड उसके बाद मैं डिस्चार्ज होके आई, क्योंकि मेरा हिस्ट्रोस्कोपी हुआ था, इसके वजह से मुझे ब्लीडिंग भी होती थी, जैसे पीरियड ब्लीडिंग होता है वैसे ही हुई, और ये करीबन 15 दिन तक चला। बट वो सेम ये चीज़ें है कि चीज़ें आपके बॉडी में ऐसे गई है तो ब्लीडिंग तो होगा ही, और धीरे धीरे कम होते होते आफ्टर 15 डेज वो कम्प्लीटली ठीक हो गया था। आप जब मेडिसिन वगैरह खाते हो तो हेल्प करता है सारी चीज़ों को ठीक करने में। अभी हमारा ट्रीटमेंट तो हो गया है, नेक्स्ट आप नेचुरली कुछ दिन ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है वी विल गो फॉर IVF, क्योंकि अभी तक जितना हमको लुकआउट करना था वो हो गया था। मेरा अप्रैल के बाद हम लोग मई में मैंने वीडियो शेयर किया है रानीखेत का व्लॉग, जहाँ पे आप देखे होंगे मेरे स्ट्रगल भी बताया है कि हम कैसे दिल्ली से रानीखेत कितना प्रॉब्लम वे से पहुंचे थे। एंड वहां पे मैं और एक चीज ऐड करूंगी, आफ्टर लाइक 40 डेज मेरा उसी समय साइकिल आया था। एंड क्योंकि मेरी सर्जरी हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी, मतलब उतना एक्सेस ब्लीडिंग तो मेरे पूरे लाइफ में नहीं हुई थी, और उसी में ही मुझे जर्नी करना पड़ा, क्योंकि हमें पता नहीं था कि उसी समय साइकिल आएगा और इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होगा। कोई नहीं, झेल झाल के हमने अपना वेकेशन भी एंजॉय किया एंड वहां से हम लोग आ गए। और वही था कि सर्जरी के बाद आपको पता नहीं होता है कि नेक्स्ट साइकिल कब आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 15 डेज तो ब्लीडिंग हो ही रहा था। हमें नहीं पता था कि 15 डेज जब ब्लीडिंग खत्म हुई उसके बाद साइकिल आएगा, या फिर पीरियड जब आया था उसके बाद 30 डेज के बाद साइकिल आएगा। ये सारे अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन हो जाती है। तो मई के महीने में हम लोग ट्रिप लेके आए, और जून के टाइम में, इट वाज जून 16, तब तक मुझे साइकिल मेरा आया नहीं था, पीरियड नहीं आया था। एंड समहाउ मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ ऐसा है, क्योंकि मुझे बहुत एक्ने हो रहे थे और बॉडी बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील हो रहा था। एंड इट वाज अ फादर्स डे, तो मैं ऐसे ही रैंडमली मैं अपने प्रेगनेंसी टेस्ट किट में टेस्ट की। अब मैं इतने बार टेस्ट कर चुकी थी पिछले कुछ महीनों से कि मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था कि पॉजिटिव आएगा, बट थोड़ा सा गट फीलिंग मेरा बहुत स्ट्रांग है, तो गट फीलिंग के साथ ही मैं टेस्ट की, एंड टू माई सरप्राइज आई वॉज प्रेगनेंट। तो इट वॉज अ वेरी गुड डे टू नो एज वेल, क्योंकि उस दिन फादर्स डे था और मैं सुबह टेस्ट की थी। मैंने अपने हस्बैंड को बिल्कुल बताया नहीं था इस बारे में, और मैं नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एंड वो उस समय हॉस्पिटल गए हुए थे, तो हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने उन्हें दिखाया, काफ़ी एक सरप्राइज वे में भी दिखाया था। इट वॉज अ वेरी स्पेशल मोमेंट, क्योंकि हमने इतने साल स्ट्रगल किए थे, इतने महीने से हम ऐसे गए थे। मैं फिजिकली भी ड्रेन आउट हो रही थी, मेंटली भी हो रही थी, बट साथ ही साथ मेरे हस्बैंड भी मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो रहे थे, तो हमारे लिए ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। फिर वही, आपका जब ऐसा पॉजिटिव आता है तो आप कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड करने जाते हो, तो हम शायद 2-3 दिन बाद ही अल्ट्रासाउंड कराए थे। तो ये हमको जानना था कि वो फॉलिकल मेरा यूट्यूब में जाके ना चिपक गया, फिर अगर एक्टोपिक होता है तो उसे रिमूव करना पड़ता है, तो हमें कंफर्मेशन के लिए हम अल्ट्रासाउंड कराए, बट इट वॉज टू अर्ली, तो हमारा कोई फॉलिकल दिखा ही नहीं। जब आप पहले ही अल्ट्रासाउंड में ये जानते हो कि फॉलिकल नहीं दिख रहा है, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ती है, ठीक है, आप टेंशन होता है कि ये क्या है, फिर पॉजिटिव तो आ गया बट दिख क्यों नहीं रहा है। एंड अगेन जैसे मैंने बताया कि मेरी साइकिल आफ्टर सर्जरी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि कब मेरा साइकिल आने वाला है, कब मेरा ओवुलेशन होने वाला है। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर अस कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और कब हुआ है कुछ वीक्स का पता नहीं चल रहा है। तो जब हम अल्ट्रासाउंड किए तो दैट वाज समवेयर अराउंड मेरा 4th वीक था, इसीलिए पता नहीं चला, तो मुझे 1 वीक वेट करने के लिए बोला गया।
टिल द टाइम आप एचसीजी का टेस्ट कर लीजिए। एचसीजी होता है आपका ब्लड टेस्ट होता है, जहाँ पे देखते हैं कि कितना मात्रा में बढ़ता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो डबल होना चाहिए। तो वो टेस्ट मैंने कराया। वो 2 टेस्ट होता है, पहले आपका 1 दिन करते हैं, फिर 1 दिन छोड़ के फिर से दोबारा टेस्ट होता है, तो उस समय डबल होना चाहिए। चलो डबल भी मेरा हो गया एंड आई वाज हैप्पी कि चलो एचसीजी मेरा बढ़ रहा है। एंड 1 वीक के बाद हम अल्ट्रासाउंड करने गए तो फॉलिकल भी दिख रहा था और वो यूट्रस में जाके ही चिपक गया था। तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ थी हमारे लिए। बट हम अभी तक घर में बताए नहीं थे, किसी को कुछ बोले नहीं थे, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे कि जब तक हार्ट बीट नहीं आता है तब तक हम अपने घर में नहीं बताएंगे। उस अल्ट्रासाउंड के बाद मुझे ब्राउन डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया था, विच इज नॉट अ गुड साइन। आपको ब्राउन डिस्चार्ज एक हेल्दी प्रेगनेंसी में नहीं होता है। एंड ब्राउन डिस्चार्ज ऐसा था कि आफ्टर माई फर्स्ट यूरिन, जो हमारे डे का फर्स्ट यूरिन होता है, उसके बाद जब आप वाइप कर रहे हो तब मुझे ब्राउन डिस्चार्ज दिख रहा है। फुल डे में ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। तो पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, तो मुझे डाउट होने लगा। तो मैं प्रोजेस्ट्रॉन का मेडिसिन स्टार्ट कर दी। मेरे गायनेक ने ही सजेस्ट किया कि आप प्रोजेस्ट्रॉन लेना स्टार्ट कर दो। अगेन प्रोजेस्ट्रॉन का सेम स्टोरी होता है कि आपको यूट्रस को सिक्योर किया जाता है। स्टिल मेरा कुछ ब्राउन डिस्चार्ज कम नहीं हुआ था। आफ्टर लाइक 4 to 5 days, मॉर्निंग में जब मैं अगेन फर्स्ट यूरिन के टाइम में जब अब क्लीन कर रही थी मैं, उस समय थोड़ा सा ज़्यादा रेड डिस्चार्ज हुआ एंड थोड़ा ज़्यादा ही था। अगेन वो पैनिकनेस, वो स्ट्रेस आने लगी कि ये क्या है, मैं प्रोजेस्टेरॉन तो ले रही हूँ फिर भी ऐसा क्यों हुआ। तो हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे हम जाके अल्ट्रासाउंड करेंगे कि क्या है चीज़ें। तो नेक्स्ट डे जब हम अल्ट्रासाउंड करने गए, फिटस की बार बार मैं फिटस बोल रही हूँ, बट फॉलिकल की हार्ट बीट आ चुकी थी। और बट ये रेड डिस्चार्ज क्यों हुआ इसका पता नहीं चल रहा था। सब चीज काफी हेल्दी दिख रहा था, हार्ट बीट भी हमें दिखाई पड़ा। बट क्योंकि ये डिस्चार्ज हो रही थी तो मेरे गैनेक ने सजेस्ट किया कि हम प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन आपको देते हैं। वीकली वंस वो इंजेक्शन होती है एंड थोड़ा सा पेनफुल होता है, वो दर्द रहता है, 2-3 दिन दर्द रहेगा, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड वाला इंजेक्शन होता है एंड आपको वीकली वंस 2 बार आप लगा लो। तो जब मैंने प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगवाया, ऑल ऑफ सडन मेरा कोई ब्राउन डिस्चार्ज नहीं हो रहा था, नीदर मेरे को रेड कलर का और बाद में कभी डिस्चार्ज हुआ था। सिर्फ एक ही बार वो डिस्चार्ज हुई थी मुझे। तो 2 वीक्स का हम अगेन वेटिंग पीरियड हमें बोला गया। तब मैं जब हार्ट बीट देखने गई थी, इट वाज 6th वीक। नेक्स्ट हमें 8th वीक में बुलाया गया था। तो अब अच्छे से आपको पता चल जाता है कि कंडीशन अंदर में क्या है। तो 2 वीक में देखो आपको कोई ब्राउन डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, सब चीज हेल्दी वे में था। हार्ट बीट आ गया था, जैसे हार्ट बीट आ गया था तो हमने जो डिसाइड किया था कि घर वालों को बता देंगे। तो मैं अपने साइड ऑफ पेरेंट्स और जरिन के साइड ऑफ पेरेंट्स सबको हम बता दिए थे, बस अपने ही पेरेंट्स को बताए थे और बहुत जन को नहीं बताए थे। और सब खुशी का माहौल था एंड खुशी खुशी हम 8 वीक के स्कैन के लिए गए थे। बट इट वॉज अ वेरी हॉरिफिक एक्सपीरियंस फॉर मी। जब मैं ये बता रही हूँ मेरे लिए भी वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मेरे लिए इतना ईजी नहीं है हमेशा ये बात बोलना। बट उस चीज़ का ट्रॉमा हमेशा रहेगा। तो उस समय जब हमारा स्कैनिंग हुआ, मेरा मतलब हार्ट बीट नहीं था और ग्रोथ भी नहीं था। समवेयर अराउंड 7th वीक में आई एम सो सॉरी, नहीं है इजी वो सारी चीजें शेयर करना, बट क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पता है इस जर्नी से जा रहे हैं, मैंने बात की है, तो मैं उन लोगों को कंफर्टेबल फील कराना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। सो यस, सो या हार्ट बीट नहीं थी और 7th वीक के बाद ग्रोथ नहीं हुई थी। तो शॉकिंग था, इतना इजी नहीं है वो सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करना। उसके बाद हम घर आ गए, घर वालों को बता दिया कि ऐसा ऐसा है और मेरे को बोला गया था आफ्टर 2 डेज वापस से चेक करते हैं, लेट्स सी क्या है, हो सकता है कि
मतलब ऐसा होता है ना, आपको कंसोल करने के लिए बोला जाता है। तो 2 दिन के बाद भी अगेन अल्ट्रासाउंड हुआ एंड उसमें हम एब्डोमेन वाला अल्ट्रासाउंड किए, जिसमें 7th वीक में ही ग्रोथ स्टॉप हो गया था। अभी मेरा जो अल्ट्रासाउंड में आ रहा था वो 7 वीक्स आ रहा था, बट अगर मैं अपने LMP लास्ट पीरियड साइकिल का देखूं तो इट वाज सपोज टू बी 11 वीक्स। आप समझ सकते हो कितना दिन का डिफरेंस आ रहा है। लोगों का अक्सर 1 वीक to 10 डेज का डिफरेंस होता है, मेरा ऑलमोस्ट 4 वीक्स का डिफरेंस आ रहा था। तो अब मतलब ऐसा डिफरेंस ठीक नहीं है और वो हेल्दी भी नहीं है। और मुझे बहुत कुछ समझाया भी गया था कि जब आपका मतलब बेबी अच्छा नहीं होता है, आपके बॉडी के लिए ठीक नहीं होता, तो बॉडी खुद ही रिजेक्ट कर देता है। और ऐसे करके ही मुझे समझाया गया एंड मुझे बोला गया कि अबॉर्शन ही करना पड़ेगा। इट वॉज अ मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन का होता है कि आपको पीरियड नहीं आते हैं, आपको पता नहीं चलता है, बट ग्रोथ रुक जाती है और हार्ट बीट चला जाता है। तो सेम मेरे साथ ही हुआ। तो मुझे मेडिसिन वही सजेस्ट किया कि इसे कंटिन्यू नहीं करना ही ठीक है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, आगे कुछ होने वाला है नहीं। तो आफ्टर लाइक 2 to 3 डेज मेरे को मेडिसिन दिया गया। 2 मेडिसिन होती है जिसके वजह से आपका नेचुरली होता है, इसमें अगेन ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं होता, क्योंकि काफ़ी अर्ली स्टेज था। और वो भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। आप हर फेज में ही मैंने दर्द सहा है और वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था, फिजिकली वाइज भी, अगेन मेंटली आपको समझ ही सकते हो। तो वो पेन भी अगेन मैं अकेले रह के ही मैनेज की। मुझे दिन के टाइम में मेडिसिन खाना था जब मैं अकेले घर पे ही रहती हूँ, और वो दर्द भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। वो जो 3 से 4 घंटा का दर्द होता है बहुत पेनफुल होता है। एक आपको सपोर्ट की जरूरत होती है और मेरे पास कोई नहीं था। ठीक है, कोई नहीं। उसके बाद क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, सारी चीजें हो गई। अब बोलोगे जब हम लोग प्रे कर रहे थे मुझे मिला, बट वो कंटिन्यू नहीं हुआ। और मैं मेरा और उम्मीद नहीं था कि मैं और कुछ, मतलब मेरे में हिम्मत नहीं था। उम्मीद तो हमेशा था होगा जरूर, ऐसा नहीं है कि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं होंगी या मेरा कभी बच्चा नहीं होगा, ऐसा नहीं था। बट हिम्मत कभी मैंने हिम्मत कभी मैंने नहीं हारा था, पर मैं ब्रेक लेना चाहती थी। अब ये सारी चीजें होते होते जुलाई एंड हो गया था और 2024 का। और मैंने डिसाइड किया था कि पहले मैं अपने बॉडी को हील करूंगी एंड उसके बाद जो होगा वो होगा। बट मुझे एटलीस्ट 6 महीना से 1 साल मुझे ब्रेक चाहिए, क्योंकि अब मुझे पता था कि मेरे पास मैं नेचुरली कंसीव कर सकती हूँ। मुझे IVF की अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे अगेन 6 महीने से 1 साल ट्राई करना चाहिए एंड अगर उस समय सक्सेस नहीं होता है तभी मैं IVF करूंगी। तो मेरा अभी हड़बड़ी मुझे कुछ करना नहीं था। मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी थी, मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे और मुझे ब्रेक चाहिए था। पता नहीं, वो जब मैं सोचती हूँ ना ये सारी चीजें, हमेशा नहीं सोचती हूँ और यह हमेशा उस बारे में डिस्कस भी सबके साथ नहीं करती हूँ। शायद ही कम लोग होंगे जिनको इस बारे में पता होगा, और मैं कभी रोती नहीं हूँ। बट पता नहीं, ट्रॉमा तो होता है, ये एक ट्रॉमा ही है मेरे लाइफ का। ट्रॉमा ही है मेरे लाइफ का जिसे मैं बार बार सोचना या शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ। अब उसीलिए देख सकते हो कि मेरे कंटेंट भी पिछले कुछ सालों से इरेगुलर है थे। मैं रेगुलरली नहीं डालती थी, या फिर मैं पहले जैसा जो आप वाइब देख सकते थे वो नहीं हो रहा था। तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या परिस्थिति से जा रही थी और मैं अंदर से काफी टूट गई थी। तो मेरे लिए कोई मोटिवेशन था ही नहीं। बट ठीक है, अभी भी जर्नी चल रही है, ऐसा नहीं है
की जर्नी नहीं है, ये पार्ट 1 था गाइस, बहुत लंबा हो जाता है। मैं बिल्कुल भी इसे रॉ रखना चाहती हूँ, एडिटेड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है, मैं बहुत सारे लोगों के साथ मिली हूँ जो सेम फेज से गए हैं। जब आप बात करते हो तो अगेन ये इमोशन से नहीं बात कर पाते हो, बट मैं ये हिम्मत दिलाना चाहती हूँ कि सब कोई आज वैसे ही फेस में है, कोई ना कोई इस स्ट्रगल से जा रहा है। बट एक चीज बहुत अच्छी हुई, मेरे हस्बैंड के साथ मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया। जब ये जर्नी में जाते हो तो आप सारी चीजें देख लेते हो, और वो सपोर्ट जो आपको मिलता है, आपको मैंने बताया कि मैं अकेले रहती थी, मेरे साथ कोई नहीं रहता था, स्टिल वो कनेक्शन मैंने फील किया कि नहीं होने के बावजूद भी वो कैसे फोन से मुझे सपोर्ट करते थे और हमेशा मेरे साथ रहे हैं। ये जो जर्नी था वो दोनों का था। एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर आप देखोगे हो सकता है, कर्मा भी हो सकता है, वी डोंट नो, बट हम लोग इस जर्नी में साथ में हैं और आपकी रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो उसके बाद अगस्त के बाद क्या हुआ और फिर मैंने क्या किया, उसका पार्ट 2 आएगा गाइस, एंड ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी। आगे मैं, आप बोलोगे कि मेरे चैनल का क्या निश चेंज हो जाएगा, क्या मैं इसी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, मैं डेकोर भी बनाऊंगी, ये भी बनाऊंगी, बट मैं बस बहुत हिम्मत से ये वीडियो बनाई हूँ। नहीं पता मैं इसे पोस्ट करूंगी नहीं करूंगी, वो भी मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट मैं जरूर से आपको बोलना चाहती हूँ, अगर मैं पोस्ट कर रही हूँ तो हिम्मत मत हारिए। बहुत सारे लोग इस जर्नी में होते हैं, एंड मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बच्चा तो होगा ही, आज नहीं तो कल होगा ही। आजकल बहुत सारी चीजें हो चुकी है, पर हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करूंगी, एंड मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।